नमस्कार सभी को। आज हम मलबे का मालिक कहानी का सार पढ़ेंगे। मलबे का मालिक मोहन राकेश की प्रसिद्ध और चर्चित कहानी है। इस कहानी में उन्होंने भारत पाक विभाजन की विभीषिका को बड़े ही भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। इस कहानी में गनी मियाँ प्रमुख पात्र है। इसके अतिरिक्त उनके बेटे चिराग और रखा पहलवान मुख्य पात्र हैं। गनी मियाँ जो है एक दूरदर्शी व्यक्ति है। वह देश के विभाजन से पूर्व ही यह समझ गया था कि अब देश का विभाजन होगा और देश में सांप्रदायिक द्वेष बढ़ने वाला है। इसलिए वह अपने बेटे चिराग को अपने साथ पाकिस्तान चलने के लिए कहता है, लेकिन उनका बेटा चिराग यह कहकर मना कर देता है अपने पिता से पाकिस्तान चलने के लिए कि उसने अभी नया मकान बनाया है और यहाँ रहने वाले सारे भाई तो हैं उसके, हम सब भाई भाई की तरह तो रह रहे हैं, तो मुझे क्या परेशानी हो सकती है अपने ही हिंदू भाइयों से। तीसरा पात्र रखा पहलवान है। रखा पहलवान के माध्यम से लेखक ने इंसान के भीतर जाग उठने वाले हैवान का आकलन किया है। देश विभाजन के दिनों में सांप्रदायिक द्वेष की आग और मनुष्य की लोलुपता की वृत्ति कितनी घातक और पाशविक बन जाती है, इसका चित्रण रखा पहलवान के माध्यम से मोहन राकेश ने किया है। रखा पहलवान जो चिराग के साथ भाई के जैसे रह रहा था, विभाजन की आग और उसकी खुद की लोलुपता और लालच की वृत्ति कैसे? क्योंकि रखा की नज़र जो है चिराग के नए मकान पे है जो उसने अभी अभी बनाया है, और रखा पहलवान विभाजन की आड़ लेकर हिंदू मुसलमान के सांप्रदायिक द्वेष को बढ़ाकर चिराग को मार देता है। इसी को इस कहानी में दिखाया गया है। अब इस कहानी का सार हम पढ़ते हैं कि भारत विभाजन के 7.5 वर्ष बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य हॉकी का मैच देखने के बहाने बहुत से मुसलमान अमृतसर आए हैं। इन मुसलमानों में गनी मियाँ भी है जो विभाजन से पूर्व पाकिस्तान चले गए थे। उन्हें यहाँ के बाज़ारों और घरों को देखने का चाव था जो 7.5 साल पहले उनके अपने थे, अब वो पराये हो गए थे। चाव क्यों था? क्योंकि ये घर और ये बाज़ार उनके खुद के थे, लेकिन विभाजन हो गया, वो पाकिस्तान चले गए, इसलिए अब ये मकान और ये घर और ये बाज़ार जो है उनके लिए पराये हो गए थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई न टोली घूम रही है। उन्हें शहर की पुरानी चीज़ों की याद आती है। जिस रास्ते से मुसलमानों की टोली गुजरती है, अमृतसर के लोग उन्हें उत्सुकता से देखते हैं तो कुछ शंकित होकर मार्ग से हट जाते हैं और कुछ पार्श्ववर्ती होकर उनसे पाकिस्तान के संबंध में अनेक प्रश्न करते हैं। हिंदू और मुसलमान के आपसी विश्वास इतना कम हो गया था कि लोग जो है अपने देश में आए हुए मुसलमानों को संकालू नज़र से देख रहे थे। लाहौर के ये मुसलमान उस दिन के लोगों के अतिथि बने हुए थे और लोग जो है उनका स्वागत कर रहे थे। अर्थात 7.5 वर्ष पहले जो भारत उनका खुद का घर था, आज उसी भारत में वो अतिथि बनकर आए हुए थे। अमृतसर का बांसा बाज़ार एक उपेक्षित सा बाज़ार है। पाकिस्तान बनने से पहले वह गरीब मुसलमानों की बस्ती थी। वहाँ बासा और सहतीरों की दुकानें थी जो आग लग जाने से ध्वस्त हो गई थी। बाज़ार बासा की आग अमृतसर की भयानक आग थी। 7.5 वर्ष बाद यहाँ कई नई इमारतें खड़ी हो गई है क्योंकि अब समय बदल गया है, पर अभी मलबे के ढेर भी
वहाँ पड़े हैं। मलबे के ढेर कैसे, जो घरों को आग लगा दी गई थी सांप्रदायिक दंगों में, जो एक विचित्र सा वातावरण प्रस्तुत कर रहे हैं। उस वीरान बाजार में मियाँ गनी नाम का मुसलमान आता है। वह मनोरी नामक युवक को पहचान लेता है और दोनों आपस में कुशल क्षेम पूछते हैं। मुसलमान गनी को देखकर गली में तरह तरह की अफवाहें फैलती है। स्त्रियां शंकित होकर घरों में चली जाती है और बच्चों को बाहर जाने से रोकती है, क्योंकि उन स्त्रियों को लगता है कि जो ये मुसलमान आए हैं ये उनके बच्चों को उठा ले जाएंगे। मनोरी मियाँ गनी को मलबे के रूप में परिवर्तित उसके नए मकान को दिखाता है। मियाँ गनी फटी आंखों से देखता रह जाता है और फिर छड़ी के सहारे मलबे के साथ पास पहुंचता है, क्योंकि यह वही नया मकान था जो उसके बेटे चिराग ने नहीं छोड़ा था, यह कहकर कि उसने अपना नया मकान बनाया है और वही मकान जो है आज मलबे के ढेर में परिवर्तित हो चुका है। उस मलबे को देखकर वह कह उठता है, यह रह गया है यह, और फिर जली हुई चौखट को पकड़कर बैठ जाता है। उसके मुंह से कातर चीख निकल उठती है, हाय ओए चिरागदीन। वह अपने बेटे को याद करते हुए रोने लग जाता है, विलाप करने लग जाता है। सारे मोहल्ले के लोग मियाँ गनी को देखकर यह अनुभव कर रहे थे कि मलबे को देखकर सारी घटना खुल जाएगी। वह मलबा ही आप बीती सुना देगा कि एक दिन शाम को चिराग खाना खा रहा था जब रखे पहलवान ने उसे नीचे बुलाया और उसको ज़मीन पर गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा था। वह चिल्लाता रहा, पर रखे ने अपने एक शागिर्द की सहायता से उसके जीवन का अंत कर दिया। उसके बाद उसने उसकी पत्नी जुबैदा और 2 लड़कियों किश्वर और सुल्ताना, ये उनकी चिराग की 2 लड़कियों के नाम हैं, को भी पाकिस्तान देकर विदा कर दिया था, अर्थात उनकी भी हत्या कर दी थी। उनकी लाशें चिराग के घर न मिलकर नहर के पानी में देखी गई। रखा पहलवान और उसके शागिर्द ने उनकी लाशों को नहर के पानी में फेंक दिया था। रखे पहलवान ने चिरागदीन के एक नए मकान पर आंख लगा रखी थी, किंतु चिराग और उसके परिवार के मरने के बाद किसी ने उसके घर पर आग लगा दी थी। पहलवान रखा तब से आग लगाने वाले को खोज में था, पर उसे पता नहीं चल सका था कि यह आग किसने लगाई। अब उस मलबे को वह अपनी जागीर समझकर किसी को उसके पास तक फटकने न देता था। कोई वहाँ गाय भैंस तक नहीं बांध सकता था। बिना उसकी अनुमति के कोई ईंट भी नहीं उठा सकता था। इस समय रखे के एक शागिर्द ने उसे अब्दुल गनी के मलबे पर बैठने की सूचना दी। इतने में रखे पहलवान ने देखा कि मनोरी गनी की बाँह पकड़कर आ रहा है। कुएं के पास पहुँचते ही गनी ने रखे पहलवान को पहचाना और उसे संबोधित किया, पर रखे ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि रखा को यह डर था कि अब्दुल गनी को जो है सारी बातों का पता लग गया है कि उसकी बेटे की हत्या और उसके परिवार की हत्या मैंने ही की है। इस पर गनी अपने को चिरागदीन का बाप कहकर अपना परिचय दोहराता है। वह रखे से मिलकर प्रसन्नता का अनुभव करता है, क्योंकि गनी मियाँ को यही नहीं पता कि उसके बेटे का कातिल ही उसके सामने बैठा है। मियाँ गनी कुएं की सिल पर बैठे पहलवान को कहता है, देख रखे पहलवान, क्या से क्या हो गया। भरा पूरा घर छोड़ गया था, आज यहाँ मिट्टी देखने आया हूँ। बसे हुए घर की यही निशानी रह गई है। तू बता रखे, यह सब किस तरह हुआ? तुम लोग तो उसके पास ही थे, सब में भाई भाई की सी मोहब्बत थी। अगर वह चाहता तो वह तुम में से किसी के घर में भी छिप सकता था, उसे इतनी भी समझ नहीं आई। परंतु रखा पहलवान अस्वाभाविक सी गूंज में इतना ही बोला, ऐसा ही है, पाकिस्तान का क्या हाल है। गनी उत्तर में कहता है,
मैं क्या हाल बताऊं रखे, वह मेरा खुदा ही जानता है। मेरा चिराग साथ होता तो बात ही कुछ और थी। चिराग तो तेरा बहुत भरोसा था। कहता था कि रखे के रहते कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर जब आनी हो तो रखे के रोके भी न रुक सके। जिस रखे पर चिराग और उसके पिता का इतना विश्वास था, उस विश्वास को सांप्रदायिकता की आग ने 1 मिनट में जलाकर राख कर दिया था। यह सुनकर रखे पहलवान का सारा शरीर पसीने से भीग गया। उसकी आंखों में आगे अंधेरा छा गया तथा उसकी रीढ़ की हड्डी भी सहारा ढूंढने लगी। यह सब उसके विश्वासघात के कारण ही हुआ था। भोला गनी इस सब से अनभिज्ञ था। वह फिर भी कहता है, जी हल्का न करियो रखिया, जो होनी थी सो हो गई। मैंने तुम्हें देख लिया तो चिराग को देख लिया। तुम सेहतमंद रहे, जीते रहो और खुशियाँ देखो। यह कहकर गनी जो है वहाँ से चला जाता है। रात होने पर पहलवान पहले की भांति गली के बाहर दुकान के तख्ते पर बैठा है। आज उसने अपने शागिर्द को वैष्णो देवी की यात्रा का हाल सुनाया। रखे के पास जाने के बाद उसने मलबे पर लोकू पंडित की भैंस को धक्के देकर हटाया और फिर चौखट के पास सुस्ताने लगा। उसी समय एक कौवा कहीं से भटक कर आ बैठता है और मलबे के एक कोने में लेटा हुआ कुत्ता घुर्राकर भौंकता है, जिससे कौवा उड़कर कुएं के पीपल की शाखाओं पर जा बैठता है। कौवे के उड़ जाने के बाद कुत्ता पहलवान को देखकर भौंकता है। पहलवान का कुत्ते पर कोई वश नहीं चलता और वह कुएं की सिल पर जाकर लेट जाता है। कुत्ता काफ़ी देर तक भौंककर मलबे पर लौट आता है और वहाँ कोने में बैठकर घुर्राता रहता है। तो यह था हमारा मलबे का मालिक कहानी का सार। मलबे का मालिक कहानी जो है हमारे विभाजन की, सांप्रदायिकता की जो पीड़ा थी उसको बयान करती है। भारत और पाक विभाजन के समय चाहे वो हिंदू धर्म हो अथवा मुस्लिम धर्म हो, दोनों ही धर्मों को बहुत अधिक पीड़ा को सहन करना पड़ा था। जो दोनों धर्म आपस में भाई भाई की तरह जीवन जी रहे थे, वो दोनों ही धर्म के लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। यह दुश्मनी आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच आज भी विभाजन रेखा खिंची हुई है।